नमस्कार, मैं हूं मोहित गांग, moneyfront.in का को-फाउंडर और सीईओ। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश के क्या तरीके होने चाहिए, उसके बेसिक फंडामेंटल रूल्स क्या हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं। जैसा कहा गया है कि दीदार की अगर तलब हो तो नज़रें जमाए रख, नकाब हो या नसीब सरकता ज़रूर है। तो वैसा ही कुछ म्यूचुअल फंड निवेश में होता है। आपको पेशेंटली बने रहना है साल दर साल, और कैसे, उसके क्या फॉर्मूले हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, होता ये है कि जब आप निवेश करने चाहते हैं तो आपको कुछ ग्राउंड रूल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहली बात जो है, आप अपने फिनेंशियल गोल्स, अपने फिनेंशियल लक्ष्य जो हैं वो निर्धारित करिए। बिना किसी गोल के आप एक एमलेस रडार के जैसे होंगे जिसका कोई मकसद नहीं होगा, और आप ऐसे ही निवेश करते जाएंगे। किसी भी फंड का आप चुनाव करेंगे तो वो बहुत ही गलत प्रक्रिया है। तो पहला स्टेप फिनेंशियल गोल्स का निर्धारण करना। उससे कैसे करते हैं? आप एक प्लानिंग करिए कि आपको कब, कहाँ, कैसे, कितने पैसे की ज़रूरत होगी। तो जैसे उदाहरण के लिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा गोल जो सब निवेशकों का होता है वो होता है रिटायरमेंट। तो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर मुझे रिटायर होना है तो मुझे कितने रकम की आवश्यकता है, उसका मुझे निर्धारण करना होगा, और मैं उस लक्ष्य को कैसे हासिल करूंगा, उस प्रक्रिया को कैसे चलाऊंगा, वो मुझे तय करना है। अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मुझे कार खरीदनी है, घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, बेटी की शादी करनी है, जो भी, उनकी एक समय सीमा निर्धारित करिए और उसके हिसाब से आप अपना एसेट एलोकेशन करिए। तो ये आता है दूसरा स्टेप, एसेट एलोकेशन। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। इसे आप इस तरह से समझिए कि आप जब एक क्रिकेट की टीम बनाते हैं तो उसमें आप बल्लेबाज भी लेंगे, गेंदबाज भी लेंगे और विकेट कीपर भी लेंगे। सबका अपना अपना रोल होता है। आप चाहे कुछ भी कर ले, आप ऐसी टीम नहीं बना सकते कि पूरे 11 बल्लेबाज ले लें और गेंदबाज ले ही ना, या फिर आप सारे गेंदबाज ले लें और बल्लेबाज ले ही ना। कहने का मतलब ये कि किसी भी पोर्टफोलियो में बल्लेबाज यानी इक्विटी का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको रन बना कर देंगे या फिर जो आपको आपकी रकम बनाने में, आपके गोल्स पाने में मदद करेंगे। दूसरा, आपके लिए गेंदबाज होने चाहिए, यानी एक सेफ्टी कुशन होना चाहिए जो कि अगली टीम को रन बनाने से रोकते हैं, यानी आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचाते हैं और उसे एक सेफ्टी नेट देते हैं। एक फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स जिसे बोलते हैं, एक स्टेडी रिटर्न जिसे बोलते हैं, वो फ्लो देते हैं। और तीसरा, आप चाहे तो एक विकेट कीपर रख सकते हैं जो कि एक हाइब्रिड फंड हो गया या कोई दूसरी थीम का फंड हो गया, चाहे उसमें कमोडिटी एलोकेशन हो गया या फिर डेट और इक्विटी का एक अच्छा सा मिश्रण हो गया। तो इस तरह आपने अपनी टीम बनाई। अब इस टीम के अंदर आपको तीसरा स्टेप फॉलो करना है, और तीसरा स्टेप ये है कि जब आप बल्लेबाजों का चयन करते हैं, यानी जब आप इक्विटी फंड्स का निर्धारण करते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आपको चाहिए स्टेडी ओपनर्स, यानी ऐसे ओपनिंग बल्लेबाज जो कि बहुत अच्छे से नई पिच पर खेल सके, धीरे से रन बटोर सकें और अपनी टीम के लिए एक अच्छा बेस बना सके। तो यहाँ पर सबसे अहम भूमिका होती है लार्ज कैप फंड्स की। आपको कम से कम चाहिए कि 50 से 70% जो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप फंड्स में होना चाहिए। ये बहुत ही स्टेडी होते हैं, गिरते हुए मार्केट में कम गिरते हैं, और जब वापस रिकवरी होता है तो ये सबसे पहले ऊपर भी जाते हैं। उसके बाद आपको पोर्टफोलियो में चाहिए एक अच्छे फ्लेक्सी कैप यानी मल्टी कैप फंड्स, जो कि हर सीज़न में, चाहे थोड़ा सा लार्ज कैप लेंगे, थोड़ा मिड कैप लेंगे, थोड़ा स्मॉल कैप लेंगे, उसका एक अच्छा सा मिश्रण या खिचड़ी जिसे कह लीजिए वो होती है। और यहाँ पर फंड मैनेजर को पूरी छूट होती है कि वो किस तरह का एलोकेशन मार्केट के मुताबिक लेना चाहता है। फिर थोड़ा सा जिसे बोलते हैं नीचे वाले जो बल्लेबाज होते हैं, जो थोड़ा सा पिंच हिटिंग कर सकें, जो अग्रेसिव खेल सकें, ज़्यादा रन बटोर सकें आपके लिए, वो होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। हर पोर्टफोलियो में इसकी आवश्यकता होती है। कितने प्रतिशत डालना है इनको, ये आपके रिस्क टॉलरेंस पे निर्भर करेगा। अगर आप बहुत हाई रिस्क ले सकते हैं, आपके पास समय अवधि लंबी है, इनमें क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा हो गई, लग गया तो छक्का और नहीं तो ये आउट, तो वैसा वाला खेल है। तो यहाँ पर आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, और आप पोर्टफोलियो में 10 से 20% मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन बनाइए। तो ये जो एसेट एलोकेशन था, ये 2 स्टेजेस पे होता है। पहला इक्विटी डेट हाइब्रिड, दूसरा इक्विटी के अंदर का एसेट एलोकेशन जो कि लार्ज कैप, यहाँ पर 50 से 70%, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप यहाँ पर 20% से 10%, और आपका जो मिड और स्मॉल कैप है वहाँ पर आपका 10 से 20%। अगर थोड़ा सा आप अलग फ्लेवर देना चाहें अपने पोर्टफोलियो में, तो आप एक इंटरनेशनल एलोकेशन या वैल्यू फंड भी ले सकते हैं 5 से 10% की मात्रा में, और यहाँ आपका
इक्विटी एलोकेशन पूरा होता है। उसके बाद बातचीत करते हैं गेंदबाजों की। तो यहाँ पर डेट फंड्स आते हैं। अब इसमें दो तरह के डेट फंड होते हैं। एक जो आप इमीडिएट शॉर्ट टर्म पार्किंग या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए करते हैं, यहाँ पर आप मनी मार्केट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म फंड्स का उपयोग करेंगे, जो कि आप कभी भी निकाल सकते हैं। आपको अगर ज़रूरत है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो इस तरह के फंड्स का चुनाव करिए जहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत कम होती है और पैसा आपको कभी भी मिल सकता है। दूसरा, आपको जो लॉन्ग टर्म डेट में डालना है सेफ्टी के निवेश के हिसाब से और रेगुलर इनकम के हिसाब से, यहाँ पर आप गिल्ड फंड्स का, इनकम फंड्स का या फिर रोल डाउन फंड्स का, जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है, उसका चुनाव कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हाइब्रिड फंड्स में आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स या मल्टी एसेट फंड्स ले सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो है वो इक्विटी और डेट का एक अच्छा मिश्रण है और इसमें मार्केट के स्वरूप के मुताबिक, मार्केट के पी रेशियो के मुताबिक डेट और इक्विटी का रेशियो चेंज होता रहता है। और मल्टी एसेट फंड में डेट, इक्विटी, गोल्ड, कमोडिटीज़, थोड़ा बहुत रीट, इन्विट, इस सब का आपको एक अच्छा मिश्रण मिलता है और ये एक उन निवेशकों के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी जो खुद से अपना एसेट एलोकेशन नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि सब तरह के एसेट्स उनके पोर्टफोलियो में हो। तो आपने जब ये स्टेप फॉलो कर लिए तो आपने अपना एसेट एलोकेशन कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट और चौथा स्टेप जो है कि आप इन स्कीम्स का, अंदर की स्कीम्स का चुनाव कैसे करेंगे कि लार्ज कैप में कौन सी स्कीम चुननी है। ये एक बड़ा विषय है, उस पर कभी डिटेल में चर्चा में वापस बातचीत करेंगे, बट छोटे से रूल्स मैं बता देता हूँ क्विकली। आप जब किसी स्कीम का चुनाव करते हैं तो सिर्फ उसके पिछले साल के रिटर्न पर मत जाइए। सबसे गलत प्रक्रिया चुनाव की कुछ है तो वो है कि आप 1 साल के रिटर्न को देखकर स्कीम का निर्धारण कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप स्कीम के 5 साल के रिटर्न्स को देखें, उसका परफॉर्मेंस अगेंस्ट द पीयर ग्रुप यानी लार्ज कैप फंड्स में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और बेंचमार्क के अगेंस्ट में उसका परफॉर्मेंस, यानी उसने सेंसेक्स और निफ्टी के अगेंस्ट में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर आप सिर्फ नॉर्मल रिटर्न्स नहीं बल्कि रोलिंग रिटर्न्स भी देखिए 5 साल के, वो आपको एक सही अंदाज़ा देंगे कि फ़ंड किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है। अगर फंड रेगुलरली, कंसिस्टेंटली लास्ट 8 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तब उस फंड में कहीं कुछ गलत है और आप उसका रीबैलेंसिंग कर सकते हैं, यानी आप उसे निकाल कर किसी दूसरे फंड का निर्धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ, रिटर्न के साथ साथ आपको एक और चीज़ देखनी है, वो है रिस्क रेशियोज, कि फंड वो रिटर्न देने के लिए कितना रिस्क ले रहा है। तो जब आप मिड और स्मॉल कैप फंड्स का चुनाव करते हैं, यहाँ पर आप रिटर्न्स के साथ में ये भी देखिए कि यहाँ पर रिस्क रेशियोज कैसे हैं, उनका फंड का बीटा, ट्रैकिंग एरर या फिर फंड्स का जो शार्प रेशियो है वो कितना है। जितना हाई शार्प रेशियो होगा उतना अच्छा फंड है, यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न फंड्स के काफ़ी अच्छे हैं, तो आप वहाँ पर उनका चुनाव कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मूल सिद्धांत, कुछ बेसिक स्टेप्स। आपको ये ध्यान रखना है कि निवेश एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। यहाँ पर जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कभी जल्दबाजी में आप पैसा नहीं बना सकते हैं। 1 साल का निवेश बहुत ही गलत होता है। आपको 5 से 10 से 20 साल का नज़रिया रखना है और कंपाउंडिंग की प्रक्रिया में भरोसा रखना है। यहाँ पर आपका जो निवेश है वो फलेगा फूलेगा और आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इकट्ठा करते रहिए, एक बेसिक प्रोसेस को फॉलो करिए, रीबैलेंसिंग ज़रूर करिए, पर कभी भी 1 साल के रिटर्न पर अपने फंड को निकालिए मत। आप उसके प्रदर्शन को ट्रैक करिए 2 से 3 साल तक और उसके बाद ही आप फैसला लीजिए कि क्या वो आपके फाइनेंशियल गोल्स की तरफ बढ़ रहा है फंड या नहीं बढ़ रहा है, और तब आप उसकी छटनी कर सकते हैं या उसकी जगह कुछ और ले सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स म्यूचुअल फंड निवेश के। इसे म्यूचुअल फंड 101 कहूँगा। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं आने वाले किसी अगले वीडियो में। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।